बहुत ही बड़ी खबर है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया गया है। 151 ट्रेन और 50 रेलवे स्टेशन प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने वाले हैं और सरकार ने खुली छूट दे दी है इन कंपनीज को कि वो अपनी सहूलियत से किराया तय करें। क्योंकि दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया ही था कि देश की संपत्ति खत्म होती जा रही है। पहले 70 साल कांग्रेस ने खून पिया और अब गपोड़ियों की सरकार बची कुछ चीज़ें भी खत्म कर रही है। रेलवे प्राइवेटाइजेशन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन इंडिया में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और ये तो सिर्फ गरीबी रेखा का आंकड़ा बताया। और इसका क्या पैमाना है वो सुनकर आपको हंसी आ जाएगी या फिर आप अपना सर पकड़ लेंगे। जो इंसान 32 रुपये अगर गांव में रहता है और 47 रुपये अगर शहर में रहता है, इससे ज़्यादा कमाता है तो उसे गरीब नहीं माना जाता। ऐसे देश में सरकारी कंपनियों को इतने करोड़ों लोगों की लाइफलाइन रेलवे को प्राइवेट हाथों में पकड़ा देना बहुत ही घातक साबित हो सकता है। अगर ट्रेन महंगी होगी ना तो देश का गरीब भूखा मर जाएगा, क्योंकि वैसे भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुकी है। दूसरा पॉइंट, यह आंकड़ा सुनकर आपको दहशत हो जाएगी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट जो कि 25 सितंबर 2018 को रिलीज की गई थी, उसमें खुलासा हुआ कि हिंदुस्तान के 82% पुरुष 10,000 रुपये पर मंथ से भी कम कमाते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति है देश की। और 92% औरतें 10,000 रुपये पर मंथ से कम कमाती हैं और पूरे देश में सिर्फ 1% लोग 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं। अगर आप इस 1% में हैं तो आपको बहुत बधाई हो और आप अपने देशवासियों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि ये दो बातें ज़रूर याद रखना कि सरकार जनता की सेवा के लिए नहीं बनती, अगला चुनाव जीतने के लिए बनती है। और दूसरा कि सरकार आपका जीवन सुखद होने से नहीं चलती, सरकार पैसे से चलती है। तो जो कंपनी सरकार को पैसा देगी, सरकार उसी की गुलामी करेगी, जो कि आपको इस तालाबंदी में साफ साफ समझ आ चुका है। जब स्कूल प्राइवेट है, कॉलेजेस भी प्राइवेट है, हॉस्पिटल भी प्राइवेट है, टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी भी प्राइवेट है, इंश्योरेंस कंपनी और बिजली की कंपनी भी प्राइवेट है, एयरलाइंस और कोल माइंस भी प्राइवेट हाथों में दे दी गई है। बैंक्स तो पहले से ही प्राइवेट हो चुके थे, अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी प्राइवेट हो रही है, ऑयल सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन आ गया और अब रेलवे भी प्राइवेट की जा चुकी है। तो फिर सरकार इतना ज़्यादा इनकम पर डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के माध्यम से इनडायरेक्ट टैक्स ले क्यों रही है? हम लोग जो एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं ना, उस पर भी हमें इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। और मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि पूरे देश में 130 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 13 एम्स है। जब सरकार सुविधा ही नहीं दे पा रही और सब कुछ प्राइवेट करना पड़ रहा है, तो खुलेआम घोषित कर दो ना कि हाँ, हम है ही लल्लू सरकार, हमसे ना हो पाएगा। तो आम जनता भी अपना बंदोबस्त कर लेगी, फिर धोखे में नहीं रहेगी ना कि पढ़ाई करके नौकरी मिलेगी। तीसरा पॉइंट आपका जानना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन बुरा नहीं है, लेकिन इंडिया में प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट इलॉजिकल है। आप ये उदाहरण से समझिए। टेलीकॉम सेक्टर प्राइवेटाइज किया तो प्रीडेटरी प्राइसिंग शुरू हो गई। प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना कम कर दो कि तुम्हारा कंपटीशन ही खत्म हो जाए और उसके बाद पूरे मार्केट पे राज करो, जो जियो ने किया एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के साथ। तो प्राइवेटाइजेशन का मेन फ़ायदा कि कंपटीशन बढ़ेगा, वो वैसे ही फेल हो गया और बाकी कंपनीज को इतना ज़्यादा लॉस हुआ कि अब उनका नुकसान का पैसा घूम फिर कर टैक्स पेयर्स को ही भरना पड़ता है। और वो कैसे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और बैड लोन्स के रूप में। फिर सरकार इन्हीं लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग करती है और बैंकों के लिए रिकैप बॉन्ड्स निकालती है और अलग अलग तरह की स्कीम्स निकालती है। तो घूम फिर कर पैसा टैक्स पेयर्स की जेब से ही निकलता है और आपको दिखाई देता है महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में और कंपनियों के मर्जर के रूप में। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तरफ जियो का लड्डू पकड़ाया और दूसरी तरफ से घर का सारा राशन छीन लिया। जो पैसे देश के विकास में लगना होता है, वो पैसा प्रीडेटरी प्राइसिंग की वजह से हुए कंपनियों के नुकसान को चुकाने में लग जाता है। और इससे भी महाबदतर हालत बिजली की प्राइवेटाइजेशन और एयरलाइंस में प्राइवेटाइजेशन के बाद कंपनियों की हुई। ये केस स्टडी हम आपको अपनी अगली वीडियोस में बताएंगे। बस आप ऐसे समझ लीजिए कि अधिकतर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इस समय गड्ढे में घुस चुकी हैं। जिस कंपनी की बिजली से आज सुबह आपने अपना मोबाइल चार्ज किया ना, वो कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और ठीक ऐसा ही एयरलाइंस का भी हाल हो रहा है। और अगर अब ये कंपनियां बंद हो गई तो देश नहीं चल सकता। तो अब सरकार पे क्या ऑप्शन बचा, आप बताओ।
आप लोगों की मेहनत के पैसे से इन कंपनियों को रियायत दी जाएगी, यानी कि बेल आउट किया जाएगा। चौथा पॉइंट, बहुत देशों में रेलवे प्राइवेटाइज की सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे यूके, लेकिन इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इलॉजिकल है। इंडियन रेलवेज का ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 98.4% है। इसका मतलब होता है कि रेलवेज को 100 रुपये कमाने में 98.4 रुपीज़ का खर्चा करना पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर इतने कम प्रॉफिट में काम बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट बेस्ड होती है, ना कि वेलफेयर बेस्ड। ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो किराया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेशनल हेराल्ड का आप ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें भी साफ साफ लिखा है कि किराया तो बढ़ेगा। गवर्नमेंट खुद ही कह चुकी है कि किराया प्राइवेट कंपनीज डिसाइड करेगी। इन 3 बातों से इस बात की काफ़ी संभावना है कि रेलवे फेयर्स बढ़ने वाले हैं। अब ये रेलवे प्राइवेटाइजेशन का मॉडल यूके जैसी कंट्री के लिए बढ़िया है, लेकिन इंडिया के लिए काफ़ी इलॉजिकल है। आप ये 3 रीजंस देखिए, फिर आप खुद डिसाइड कीजिए। इंडिया की पर कैपिटा इनकम यूके से 6 गुना कम है, इसलिए यूके में लोग प्राइवेट कंपनियों की महंगी ट्रेनों में सफ़र कर सकते हैं। इसलिए अगर ट्रेन का किराया महंगा हुआ तो इंडिया में इतने सारे लोग ट्रेन में सफ़र करने से कतराएंगे, और प्लेन्स तो पहले से ही महंगे हैं। और अगर सरकार प्लेन्स की तरह कोई उड़ान जैसी स्कीम लाती है रेलवेज़ के लिए भी, जिसमें किराया सस्ता किया जाएगा, तो फिर एयरलाइंस कंपनीज़ की तरह रेलवे कंपनीज़ को भी भयंकर नुकसान झेलना पड़ेगा। तीसरा रीज़न देखिए, इंडिया का गिनी कोएफिशिएंट बहुत ही बेकार है। आप इसे इनकम इनइक्वालिटी समझिए। जितना ज़्यादा गिनी कोएफिशिएंट उतनी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी। और ये हम सब जानते ही हैं कि ज़्यादातर भारतवासी पैसों के मामले में गरीब हैं, चाहे दिल बहुत बड़ा हो। अब ये समझिए कि अगर ट्रेन का किराया मान लो किसी यात्रा का 1000 रुपये की जगह 2000 हो जाता है, तो इंसान मजबूरी में जाएगा तो ज़रूर, लेकिन सफ़र में जो चीज़ें वो पहले खरीद लेता था, जैसे चिप्स के पैकेट या किताबें या कुछ भी, तो ये खर्चा वो यात्री नहीं करेगा। तो घूम फिर के बाकी चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। और ये इकोनॉमिक्स का इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट है, और ज़मीनी हकीकत भी। अब अगर इंसान बाकी चीज़ें भी खरीद लेता है, जैसे चिप्स, बुक्स एक्सेट्रा, ये भी खरीद लेता है, तो लोगों पे पैसा कम बचेगा, तो बैंक में सेविंग्स कम होगी, और ऐसा होने से फिर से सरकार को दिक्कत होगी कि सेविंग्स कम हो गई। कंक्लूजन में ये कहना चाहती हूँ कि फ़िलहाल रेलवे प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए बहुत गड़बड़ है, और पास्ट एक्सपीरियंस भी यही बताते हैं। टेलीकॉम में प्राइवेटाइजेशन से प्रेडेटरी प्राइसिंग हुई और कंपनीज को भयंकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। पावर में प्राइवेटाइजेशन हुई और फिर से नुकसान। एयरलाइंस में प्राइवेटाइजेशन हुई, लेकिन फिर भी नुकसान। क्योंकि दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट ही है कि इंडिया में लोग गरीब हैं और पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। जब लोगों पे पैसा ही नहीं है, तो चाहे पब्लिक रखो रेलवे या प्राइवेट कर दो, परेशानियां तो रहने ही वाली हैं। सेम टेलीकॉम, एयरलाइंस और पावर सेक्टर में हो रहा है। इसका सिंपल सा सलूशन है, जो शायद सरकार को समझ आने ही नहीं वाला, कि सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर गेम खेले, यानी कि एग्रीकल्चर और उसके एक्सपोर्ट पर ध्यान दे। देश में पैसा आएगा एग्रीकल्चर और उसके एक्सपोर्ट पर ध्यान देकर। किसान अमीर होगा तो देश अमीर होगा, लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, जिससे फिर लोग महंगा किराया अफोर्ड कर सकेंगे और रेलवे को प्राइवेट कंपनियों को बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप लोग हमारा दूसरा बैकअप चैनल द रेबेलियस फ्लावर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता वक्त का कब आप और हम एक दूसरे से दूर हो जाए, क्योंकि इन बड़े लोगों को बस एक क्लिक करना है और आपका और हमारा साथ खत्म। दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम और आप लोग, हम सब एक टीम है। आप में से जिन लोगों को सच का पता है और वो अपना योगदान देना चाहते हैं इस झूठ और सच की लड़ाई में, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी, और वो है इसका सल्यूशन, जिसका पहला पार्ट है क्वेफ्सा मेथड, यानी कि क्वांटम इंटेंगलमेंट मेथड ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस, जो गवर्नमेंट और मीडिया हाउसेस इतने सालों से यूज़ करते आए हैं। दोस्तों इस मेथड में टाइम और स्पेस यानी काल और अंतराल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी सिर्फ 2 मिनट में ही आपकी बात इतनी दूर और इतने सारे लोगों तक पहुंच जाती है, जितने अगर हम आम तरीके का इस्तेमाल करके सच पहुंचाने की कोशिश करें तो शायद सालों साल लग सकते हैं, लेकिन तब भी सच तेज़ी से नहीं फैल पाएगा। और हम लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं बचा है। देश पूरा ख़त्म होता जा रहा है, पूरा मिटने लगा है और वापस गुलाम बनते जा रहा है। इसलिए हमें क्वेफ्सा मेथड यूज़ करना है,
ये एग्जैक्टली क्वांटम एंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है। अब ध्यान से सुनिए क्वेफ्सा मेथड में क्या करना है। इसमें आप सबको 2 ग्रुप्स में बंटना है। आप लोग खुद डिसाइड करो कि कौन से ग्रुप में आप फिट हो और बेटर परफॉर्म कर सकोगे। ग्रुप 1 जो लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। ग्रुप 2 जो लोग किसी कारण से अपना चैनल नहीं बना सकते तो उन्हें वीडियो शेयरिंग करनी है। ग्रुप 1 के लोगों को ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, टीम लाइफस्टाइल क्वेफ्सा। ग्रुप 2 के लोगों को ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, टीम लाइफस्टाइल। ठीक है, अब पहले ग्रुप के लोगों का काम बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप सोचेंगे कि चैनल कैसे बनाएं और वीडियो कहाँ से डालेंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी रिसर्च टीम है ना। आपको सिंपल से हमारी जो भी वीडियो यूज़ करनी है, चाहे पूरी की पूरी करनी है, आप हमारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दो, खुलेआम कर दो। हम किसी को भी कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं करेंगे। आप ऐसे समझिए कि यह आपकी अपनी वीडियो है, हमारे नाम से करनी है या अपने नाम से, जो भी करना है करो, बस शुरू करो। हम ये मेहनत कर ही सच के लिए रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, और हमारी ताकत आप लोग ही हो। आप लोग, आपको बस अपने चैनल पर अपलोड करनी है। और जो लोग इस वक्त मेरी आवाज़ किसी दूसरे चैनल से सुन रहे हैं, आपको भी ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करनी है। हम कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं करेंगे। सिंपल सा यूट्यूब चैनल खोलिए, कोई पिक्चर, थंबनेल, टैग्स कुछ भी लगाना ज़रूरी नहीं है। आप लोग जो अभी ये वीडियो इतनी आगे तक देख चुके हैं तो समझे आप लोग ऑलरेडी हिस्सा बन चुके हैं इस क्वेफ्सा मेथड का। तो आपसे ही मैं बात कर रही हूँ, आपसे ही मुझे उम्मीद है। अगर आप में से आज की आज ही, जी हाँ आज के आज ही, अभी के अभी आधे लोग भी सीरियस हो जाए और ये काम करे, अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर दो, तो आज की आज ही 1 लाख नए यूट्यूब चैनल्स खुल जाएंगे। जी हाँ 1 लाख नए यूट्यूब चैनल, और पूरा इंटरनेट भर जाएगा इन वीडियो से। बाढ़ आ जाएगी इन वीडियोस की। आप अभी अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि क्या होने वाला है। ये एकता की ताकत है दोस्तों, बुद्धि की ताकत, क्योंकि बुद्धि से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जब रोज 1 लाख चैनल्स खुलेंगे तो YouTube हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। कितने चैनल्स, कितनी वीडियोस डिलीट कर देगा, किस किस को रोकेगा। जब तक हमें जान से नहीं मारेगा तब तक हम नहीं रुकने वाले। दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत, चाहे ब्लैक हो या चाहे रॉकफेलर, कोई भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी की औकात नहीं हम सबसे एक साथ भिड़ने की। याद रखना आप लोग हमारी इस बात को, रुकना नहीं है। अब दूसरे ग्रुप के लोग, जो लोग किसी भी कारण से अपना YouTube चैनल नहीं खोल सकते, तो कोई बात नहीं, आप लोग ये वीडियोस हर इंसान तक हर जगह पहुंचाओ। सड़कों पर तभी उतरा जा सकेगा जब हम सब साथ होंगे, सही जानकारी और सबूतों के साथ। 1-2 नहीं 10 लाख होंगे, और वो हो पाएगा क्वेफ्सा मेथड से। इन देशों पे ये प्रोटेस्ट क्यों हो पा रहे हैं और हमारे देश में क्यों नहीं? सोचो, क्योंकि हमारे देश के लोगों पर हकीकत नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मीडिया और यूट्यूब पूरी ताकत लगा चुके हैं इन वीडियोस को डिलीट करने में और खबरें छुपाने में। लेकिन हमारी आवाज़ कभी नहीं दब सकेगी, क्योंकि हम सबके साथ भगवान है, सच है। आप लोग हमारी ये बात याद रखना, ना कर तू फरिश्तों का इंतज़ार। इंसानियत सालों से ये करके थक चुकी है। दुनिया बदलने के लिए मैं और तू ही काफ़ी है, क्योंकि अब हद हो चुकी है। सत्यमेव जयते।